हेलो दोस्तों, परफेक्ट एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आगे के वीडियोस आपने देखे और आज हम नए वीडियोस शुरू करने वाले हैं। जो ऐसे देखा जाए तो थियरी का लगभग लास्ट होगा। उसके आगे हम डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे इमेज बनाते हैं वगैरह हम देखने वाले हैं। ये वीडियो में काफ़ी कुछ हम जानने वाले हैं जो यूज़ में काफ़ी, ये वीडियो में से काफ़ी बार यूज़ में आ जाता है, काफ़ी बार नहीं आता है, इस तरह का है। ये पूरा वीडियो अब आज इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी यानी कि हार्ड डिस्क पीसीबी पर आधारित है। तो परफेक्ट एकेडमी डेटा रिकवरी ट्रेनिंग राजकोट में आपका स्वागत है। परफेक्ट एकेडमी लेवल 1 पार्ट 2 पीसीबी। सबसे पहले तो हार्ड डिस्क पीसीबी रिपेयर ट्रेनिंग में सबसे पहले कंपोनेंट्स को कैसे चेक किया जाए उसके आधारित ये पूरा चार्ट है, जिसको मैं एक बड़ी इमेज करके आपको दिखाने वाला हूँ। पर पहले ये पूरे पेज पर हम नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले आता है रेसिस्टर। तो ये कैसे टेस्ट करना है उसकी यहाँ डिटेल दी हुई है और ये इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए ये दिखाया हुआ है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आप काफ़ी और भी वीडियोस यूट्यूब पर से देख सकते हो। सभी का इलेक्ट्रॉनिक्स एक जैसा ही होता है और हम भी यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह के वीडियोस जो बनाए हैं वो हम आपको देने वाले हैं। पर ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना ज़रूरी है कि ये उसकी पूरी डिटेल है। उसके कुछ लाइव वीडियोस भी मैंने इकट्ठे करके रखे हैं, वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले रेसिस्टर, बाद में कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, फ्यूज, कोयल, ट्रांसफार्मर, क्रिस्टल, आरटीसी, उस सबके डिटेल्स वो क्या काम करता है वगैरह का वीडियोस मैंने आपको दिया है, वो आप अच्छी तरह देखिए। और ज़्यादा कुछ इससे भी ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर से वीडियो ले सकते हैं। हमारे डेटा रिकवरी में ये इलेक्ट्रॉनिक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई कंप्यूटर चिप लेवल रिपेयरिंग या हार्डवेयर रिपेयरिंग करते हैं तो उसको ये सब नॉलेज होता है। पर डेटा रिकवरी में कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, सिर्फ रोम चेंज करना आ जाए तो काफ़ी है और बढ़िया है। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी दिया है, तो उसको आप अच्छी तरह से देखिए। 50 बार ट्राई कीजिए, 2-4 बार में तो ये होने वाला नहीं है। कम से कम 25 बार, 40 बार, 50 बार ट्राई करोगे तो ज़रूर हो जाएगा। पर यही सबसे एक बार ज़्यादा कोशिश करने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आज मैं इसका जो ये डिटेल दी है मैं आपको बड़ा पेज करके दिखा रहा हूँ। टेस्टिंग कंपोनेंट्स। सबसे पहला है रेसिस्टर। तो रेसिस्टर किस तरह चेक किया जाए ये मल्टीमीटर दिखाया गया है। ये मल्टीमीटर का वीडियोस भी मैं आपको देने वाला हूँ और आप यूट्यूब पर से भी इसका वीडियोस ले सकते हैं। जिसका टेस्टिंग के लिए 2 लेग्स के एंड में रेड और ब्लैक रखे, यानी कि रेसिस्टर से दोनों एक साइड एंड रेड और एक साइड ब्लैक लेग रखिए। उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, मीटर वैल्यू देखिए, दिखाता है तो ओके, नहीं दिखाता है नो वैल्यू तो ओपन। उसकी वैल्यू नो दिखाए, ओम्स 0 ओम्स शॉर्ट दिखाए 000 तो शॉर्ट है। तो इसका वीडियोस भी मैंने आपको दे दिया है, तो आप वो बार बार देखिए। पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कभी भी ये करना चाहे तो आप इसको इस्तेमाल कर सके। उसके बाद है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इतनी प्रकार के अलग अलग एसएमडी कंपोनेंट्स आते हैं और हमारी पीसीबी में जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो एसएमडी है। तो इतने टाइप के अलग अलग ये दिखने में होते हैं और ये किस तरह टेस्ट होता है उसका मैंने यहाँ डिटेल आपको ऑलरेडी दे दिया है। और इसका और भी वीडियोस आप अलग अलग जगह से ले सकते हैं, यूट्यूब से भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है इंडक्टर। तो इंडक्टर इतने प्रकार के अलग अलग टाइप के होते हैं और इसे किस तरह किया जाता है टेस्टिंग उसके लिए मैंने वीडियोस भी आपको दिया और ये भी उसके डिटेल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये ट्रांजिस्टर, इंडक्टर और कोयल दोनों एक ही है, तो ये दोनों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आता है डायोड। तो डायोड को किस तरह टेस्ट करना है उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आता है फ्यूज।
तो फ्यूज़ किस तरह टेस्ट किया जाता है उसके लिए ये डिटेल ऑलरेडी दे दी गई है। उसके बाद आता है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को किस तरह टेस्टिंग किया जाता है उसके लिए ये पेज है, तो उसका पैरामीटर भी आप लिख लीजिए, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आता है मॉस्फेट। तो मॉस्फेट को किस तरह टेस्टिंग करना है उसके लिए वीडियोस भी है और ये इसमें भी डिटेल दिया गया है, तो आप देख लीजिए। उसके बाद आता है क्रिस्टल और आरटीसी। ये जनरल क्रिस्टल काफ़ी बार पीसीबी में होता है, आरटीसी बहुत कम होता है। तो इतने टाइप का कंपोनेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पीसीबी में इस्तेमाल हो सकते हैं। पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से आते हैं उसको ये दिमाग में बैठेगा, पर डायरेक्टली कोई दूसरी फील्ड से आता है या प्रोफेशनल डेटा रिकवरी में ही एंटर किया है तो उसके लिए ये काफ़ी मुश्किल बात है। तो उसको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी डेटा रिकवरी फील्ड के अंदर सिर्फ रोम को ही रिप्लेस करना आ जाए तो उतना ही बढ़िया है। बाकी आजकल जो प्रॉब्लम आता है, जो कंपोनेंट्स तो अगर जला हुआ है तो आप टेस्ट चेंज कर सकते हो, या वरना पीसीबी चेंज करना ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि पीसीबी में एक एक पार्ट आप चेक नहीं कर सकते, वहाँ प्रॉब्लम रहता है। तो उसके लिए बेहतर तो यही है कि पीसीबी ही चेंज कर डाले। और पीसीबी कुछ महंगी भी नहीं आती, और इसके कंपोनेंट्स आप एक एक लेने जाओगे तो भी ज़्यादा कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। उससे बेहतर तो है कि आप स्क्रैप में, भंगार में पीसीबी ही खरीद ले, हार्ड डिस्क स्क्रैप में खरीद ले। यही बेहतर और सही रास्ता डेटा रिकवरी के लिए है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट असेंबली कंपोनेंट्स, पॉइंट्स टू बी नोट्स, जिसमें ये सिरेमिक कैपेसिटर है, ये रेसिस्टर है, ये टीवीएस डायोड है, ये शॉक सेंसर है, ये इंडक्टर है, ये क्रिस्टल है, ये ट्रांजिस्टर है, शाटा कनेक्शन, पाटा कनेक्शन, रेसिस्टर। ऐसे देखा जाए तो दोस्तों ये बुक्स मैंने अभी जो सबसे पहले बार तब ओपन की थी जब मैंने पहली बार ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद अब ये फिर से तब मैंने ओपन की है कि अब ये ट्रेनिंग देने का मैंने शुरू किया है। बाकी जनरली ये डिटेल्स का इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, पर हमने देख लेना ज़रूरी है। सिर्फ रोम रिप्लेस करना आ जाए तो बढ़िया हो, पर उसमें कुछ नोट्स है वो बहुत बढ़िया है, वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आए तो 2-4 बार दिखिए, फिर भी इसमें कुछ समझ में ना आए तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सबकी इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से ही आता है, जो मदरबोर्ड लैपटॉप वगैरह रिपेयर करता होता है चीफ लेवल का, तो उसको ये सब आइडिया ज़्यादा होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर इस इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना कुछ ना आए डायरेक्टली, तो पर कोशिश करते रहना है तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। और इसमें क्या क्या टूल्स इस्तेमाल होते हैं, हॉट एयर गन, ये एसएमडी मशीन है, ये मल्टीमीटर है, ये लैंप है, ये सोल्डरिंग आयरन है, ये सोल्डरिंग वायर है। इतनी चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ती है पीसीबी रिपेयर करने में। पीसीबी प्रॉब्लम की वजह से हार्ड डिस्क में आम समस्या है, हार्ड डिस्क में पीसीबी का वर्किंग कंसेप्ट, इसके बारे में हम आगे देख रहे हैं। यानी कि प्रॉब्लम क्या होता है पीसीबी में, तो क्या क्या प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो एक तो पूर्ण रूप से ख़राब हार्ड डिस्क घूमती नहीं है, यानी कि स्पिन नहीं होती। अगर हार्ड डिस्क स्पिन नहीं होती है तो मैंने आगे के वीडियो में भी बताया है और इस वीडियो में भी फिर से एक बार बता रहा हूँ, या तो पीसीबी प्रॉब्लम हो सकता है या फिर हेड का प्रॉब्लम हो सकता है। जब हार्ड डिस्क फर्मवेयर में कनेक्ट होती है, कंप्यूटर में कनेक्ट होती है, कंप्यूटर शुरू नहीं होता या हैंग हो जाता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर शुरू ही नहीं होता और कभी कभी चिपक जाता है, तो ये पीसीबी का प्रॉब्लम हो सकता है। पावर कनेक्टर टूटे हुए हो तो मैंने आगे के वीडियोस में भी दिखाया है। तो अगर टूटे हुए हो, जले हुए हो, तो हमें डायरेक्ट पीसीबी चेंज करना पड़ता है। और इसमें भी आगे कुछ फोटोग्राफ्स आ रहे हैं जिसको आप क्लियर तरीके देख रहे हो कि देख सकोगे कि जला हुआ कंपोनेंट्स कैसा होता है। स्पिंडल अथवा आर्म ड्राइवर चिप फेल हो, यानी कि वो तो सबके लिए एक ही रूल्स लागू पड़ता है कि कोई भी कंपोनेंट टूटा हुआ हो या जला हुआ हो तो आपको पीसीबी रिप्लेस करना पड़ेगा या दूसरा वो डालना पड़ेगा। हार्ड ड्राइव सर्किट बोर्ड पर आप जला हुआ कंपोनेंट देख सकते हो। मोटर या हेड का कनेक्टर को डैमेज हुआ है तो आपको पीसीबी रिप्लेस करना पड़ेगा। प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड फेल हुआ है प्री एम्पलीफायर के साथ तो आपको पीसीबी रिप्लेस करना पड़ेगा। टीवीएस डायोड फूंका हुआ हो तो आपको टीवीएस डायोड चेंज करना पड़ता है। ये टीवीएस डायोड का एक ये केस है कि बार बार काफ़ी बार हमारे जब पावर बढ़ जाता है तो वो
जल जाता है तो आप उसे रिप्लेस भी कर सकते हो और पीसीबी रिप्लेस भी कर सकते हो। लिक्विड की वजह से पीसीबी डैमेज हो। अब काफ़ी बार क्या होता है कि आपने सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग किया, उसमें लिक्विड ज़्यादा डाल दिया था तो उसकी वजह से भी काफ़ी बार प्रॉब्लम हो सकती है। फायर डैमेज हो यानी कि जला हुआ हो तो भी आपको रिप्लेस करना पड़ता है। सिरामिक कैपेसिटर शॉर्ट हुआ हो तो आपको कैपेसिटर रिप्लेस करना पड़ेगा। मॉसफेट शॉर्ट हो या काम नहीं करता हो, डाटा कनेक्टर्स या रेसिस्टर्स ओपन हो, इलेक्ट्रॉनिक शॉक हो, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स पीसीबी प्रॉब्लम में आते हैं। इंट्रोडक्शन टू हार्ड डिस्क प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड, ब्लॉक डायग्राम सेक्शन ऑफ पीसीबी। हार्ड डिस्क सेक्शंस, हार्ड डिस्क पावर सेक्शंस, नॉर्मल, मोलेक्स, साटा। हार्ड डिस्क प्रोटेक्शन सेक्शंस, जो हम देखने वाला है साटा का वो फोटो भी देखने वाला है। हार्ड डिस्क डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन, हार्ड डिस्क डेटा सेक्शंस, कनेक्शन साटा पाटा। हार्ड डिस्क फर्मवेयर सेक्शन, हार्ड डिस्क रैम या बफर सेक्शन, हार्ड डिस्क वीसीएम कंट्रोलर सेक्शन, हार्ड डिस्क स्पिंडल मोटर कंट्रोलर, हार्ड डिस्क एमसीयू सेक्शंस, हार्ड डिस्क प्री एम्पलीफायर सेक्शंस, हार्ड डिस्क हेड कनेक्टर सेक्शंस, हार्ड डिस्क स्पिंडल मोटर सेक्शंस। इतनी टाइप का अलग अलग सेक्शन आते हैं। अगर इसमें ही आप घुस जाओगे तो दूसरे में काफ़ी तकलीफ हो सकती है। तो पहले हमें सिर्फ इतना ही इसमें देख लेने का है कि रोम कैसे रिप्लेस होता है। बाकी मैं खुद भी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा पीसीबी रिप्लेस करना ही अच्छा रास्ता मानता हूँ और सभी कंपनियां भी और अच्छे अच्छे इंजीनियर्स का भी कहना यही है कि पीसीबी रिप्लेस ही डेटा रिकवरी के लिए सही और सच्चा रास्ता है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है कि किस तरह से उसका पीसीबी काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ से पावर आता है, वहाँ से एमसीयू, ये बड़ी चिप एमसीयू है, एमसीयू में जाता है, वहाँ से बफर रैम में जाता है, यहाँ से जो ये कनेक्टर्स होते हैं प्लेटर्स के वहाँ पर जाता है, ये सबसे मेन चिप होती है। वहाँ से ये फ्लैश रोम, ये फ्लैश रोम जो में हम रोम की बात कर रहे हैं कि जिसमें फर्मवेयर होता है, ये चिप हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सभी जगह पावर जाता है। तो ये आप पूरा देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ इसका पावर जाता है। और अगर कहीं टूटा हुआ है कनेक्शंस तो यहाँ पावर नहीं जाता। पर इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको लाइव कि आपको क्या चेक करना है। अगर वो नहीं होता है तो पीसीबी ही रिप्लेस करना बेहतर रहता है। ये वीसीएम कंट्रोलर है, ये मोटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये पूरा उसका चार्ट है। उससे आगे ये पीसीबी का हर एक कंपोनेंट्स को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, स्पेशल नाम वाइज। इसके हम बड़ा कर देखते हैं। तो ये है शॉक सेंसर, ये शॉक सेंसर ऐसा दिखता है पीसीबी में। उसके बाद रेसिस्टर, ये रेसिस्टर है, ये सिरामिक कैपेसिटर्स है, ये डायोड है, ये एमसीयू मेन कंट्रोलर चिप, ये एमसीयू है, ये इंडिकेटर है, ये मोटर कंट्रोलर है, ये मोटर को कंट्रोल करता है जिसे वीसीएम भी कहा जाता है। ये इंडिकेटर है यानी कि कॉइल है, ये रैम बफर चिप, ये स्पीड कितनी है ये अच्छी होने पर स्पीड इसके आधार पर होती है। काफ़ी हार्ड डिस्क में आप स्पीड कम होती है, काफ़ी में ज़्यादा होती है तो ये बफर चिप पर आधार होती है। और ये टीवीएस डायोड है, ये साटा कनेक्शन है, साटा पावर कनेक्शन के यहाँ से पावर जाता है, यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होता है। ये साटा डेटा केबल का कनेक्शन है। उसके आगे प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड, पीसीबी ये एचडीडी का पार्ट है जो एचडीडी कंट्रोलर तक इंटरफेस करता है। डेटा कनेक्शन द्वारा प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड हार्ड डिस्क ऑपरेट करने काफ़ी फंक्शन को नियंत्रित करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के मेन 5 फीचर्स है जो हर एक ड्राइव्स के लिए यूनिक होते हैं, जो फेल हो सकता है यानी कि उसकी फेल होने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहला वो कौन है 5 वो हम देखते हैं। सबसे पहला पावर इनपुट साटा पाटा डिस्क एंड एसएमपीएस। सबसे पहला पावर इनपुट, इसमें हम काफ़ी बार गलती कर जाते हैं। 2-3 गलती ऐसी होती है कि हमें काफ़ी बार प्रॉब्लम में डाल सकती है, जिसमें से एक है काफ़ी बार क्या होता है कि हमने मशीन में हार्ड डिस्क लगाया तो साटा केबल दूसरे पोर्ट का लगाया और पावर केबल दूसरे का लगाया। बाद में हम देखते हैं कि स्पिन होती है पर कनेक्ट नहीं होती, पिन हो स्पीड हार्ड डिस्क पिन होती है पर कनेक्ट नहीं होती, पर सही कनेक्शन ही नहीं लगाया है तो कनेक्ट कैसे होगी। तो ये सबसे देखने वाली बात है और इसमें ये बताया भी गया है। मेन प्रॉब्लम
हम देख सकते हैं वो है मुख्यतः पावर को गलत तरीके से बल से प्लग करने के संबंधित है, यानी कि हम ज़्यादा बल प्रेस करके हम लगाते हैं तो वो अच्छी तरह लगा हुआ नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ नोटबुक्स पीसीबी से अलग पीसीबी डैमेज रोकने के लिए प्रोटेक्शन फ्यूज नहीं है, यानी कि इसको डैमेज के रोकने के लिए कोई प्रोटेक्शन फिक्स नहीं है। ये डायरेक्ट पावर का जो वो साटा का जो आगे दिखाया गया ये वाला, इसको ही काफ़ी बार जला देता है। मेरे खुद को भी काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि पावर ज़्यादा हो जाता है तो ये पूरा यहाँ से ही जला देता है, तो हमें पीसीबी चेंज करना पड़ता है। काफ़ी बार ये मोटर को भी डैमेज कर सकता है। तो हमें कभी भी हम प्लग लगाए तो आराम से शांतिपूर्वक लगाना है। कोई भी काम ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करी है, स्लोली हमें करना है, आराम से लगाना है, आराम से निकालना है, ठीक है। कभी भी ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। पीसीबी डैमेज रोकने के लिए कोई प्रोटेक्शन फ्यूज नहीं है। पावर का बढ़ने का भी रिस्क है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा भी होता है। उसके बाद आता है ओल्ड 5 वोल्ट मोलेक्स कनेक्शन। ये अब नहीं आता है, पर जब आईडी हार्ड डिस्क आती थी तो उसमें ये आता था। तो साटा स्टैंडर्ड पावर कनेक्शन स्पेसिफाई करता है, जो सूक्ष्म तरीके से पाटा ड्राइव से यूज़ होने से अलग पड़ता है और काफ़ी दूसरे कंप्यूटर के कंपोनेंट से वोफर बेस 15 पिन शॉपी है। दिखती पिन बड़ी संख्या 3 अलग है। वोल्टेज 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये तो जो हो उससे हमें लेना नहीं है, पर ये अच्छी तरह से प्लग करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन सेक्शंस। ये छोटे छोटे इसके कंपोनेंट्स होते हैं। इसका जो कंपोनेंट्स आगे मैंने जो आपको फोटोस दिखाए हैं उसके मुताबिक आपको वो टेस्टिंग करने हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा हाथ आपका बैठा हुआ है तो आप वो सब कर सकते हो, ठीक है। वरना आप वीडियोस वगैरह देखकर आहिस्ता इसकी प्रैक्टिस करना है। पर जब भी आप ये पूरा वीडियो देखें, आपने हमारा कोर्स किया है, तो मेरा सजेशन आपको ये है, एक टीचर होने के नाते आपको सजेशन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ पहले आप इतना ही टेस्टिंग करें कि रोम रिप्लेसमेंट का ये करना है तो लास्ट में कर ले सबसे, वरना इसके आगे ही या इसमें ही डायरेक्ट आप ज़्यादा मेहनत करने लगोगे तो पीछे का भूल जाओगे। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि पहले बाकी का सब क्लियर होने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आना है। पहले सिर्फ रोम रिप्लेस करना ही सीख लेना, इसके लिए पीछे ज़्यादा वक्त नहीं हमें बर्बाद कर देने का है, ठीक है। जब भी आप कोर्स हमसे लेते हो तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि पहले बाकी का सब ऑप्शन वगैरह सब फॉर्मवेयर वगैरह देख ले, इसके पीछे इतना वक्त बर्बाद ना करें, इसमें इतना वक्त इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। और इनपुट पावर को प्रोटेक्ट और फिल्टर करने के लिए प्रोटेक्शन सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पावर को इनपुट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जो हमारा साटा पावर केबल होता है ये वहीं से ही शुरुआत में ही होता है। 0 ohms रेसिस्टर होते हैं, उसमें कोयल होते हैं, फ्यूज होते हैं, पॉली स्विच होती है, फिल्टर कैपेसिटर होते हैं, टीवीएस डायोड सभी इसमें होता है, जो ये आगे के फोटोज में हमें दिखाए गए हैं। जो आगे कंपोनेंट्स के फोटो मैंने दिखाए उसी में से ये अलग अलग लगाया गया है। इसके कुछ लाइव वीडियोस भी मैंने कलेक्ट कर रखे हैं, पर वो मेरे नहीं है, दूसरे के बनाए हुए हैं। उसकी लिंक भी मैं आपको दूंगा तो आप वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद आता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। ये उसका फोटोस लगाया है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर 2 कैटेगरी के होते हैं। एक तो लीनियर या स्लिम मोड। लीनियर सप्लायर्स को सिंगल रेगुलर आईसी या 5 ट्रांजिस्टर होगा, जो मोटर कंट्रोलर आईसी द्वारा ड्राइव होता है और मोटर मॉनिटर होता है। स्विच मोड डीसी टू डीसी कन्वर्टर इंडक्टर द्वारा पहचाना जाएगा। कोईल या तो 2 पिन रेगुलेटर पैकेज इंडक्टर के विसिनिटी में मॉसफेट और स्टॉकी डायोड होगा। कभी कभी मॉसफेट और डायोड फैक्ट्री पैकेज में कंबाइंड किए हुए होंगे। मॉसफेट सामान्य तौर पर मोटर कंट्रोलर में से पल्सिस द्वारा कंट्रोल होता है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, लेकिन डिज़ाइन अलग PWM कंट्रोलर आईसी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मेन हमें इस पर यह ध्यान कोई कंपोनेंट जला हुआ नहीं है उस पर हमें खास ध्यान देना है। ये सब आप इतना ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको खास इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता जाऊँगा। उसके आगे आता है डेटा इनपुट शाटा पाटा, यानी कि जो ये डेटा को इनपुट करता है वो शाटा पाटा का है। ये आईडी का है, ये हमारा रेगुलर अभी यूज़ में आता है वो है साटा। यानी कि वो क्या होता है, पहला ग्राउंड होता है, ये पिन क्या, ये पिन का जो है
ये उसका वो कौन सी पिन होती है उस वो दिखाया गया है। ये हमारी कितनी पिन है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी पिन है, 7। तो अब हम देखते हैं कि 7 में से कौन सी क्या हो सकती है। तो सबसे पहली ये 3 ग्राउंड होती है, पर उसकी पूरी डिटेल ये एक इम्पोर्टेंट है। अब ये हमें सिंपली चेक करने के लिए इस्तेमाल करना है, तो ये खास देखिएगा। मैं इसका वीडियोस में भी लाइव दिखाने वाला हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहली कौन सी होती है, ग्राउंड। उसके बाद होती है TX, ये दूसरे नंबर की, ये है TX। उसके बाद होती है तीसरे नंबर की TX, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर की ग्राउंड। उसके बाद पाँचवें नंबर की RX। उसके बाद छठे नंबर की RX। उसके बाद 7वें नंबर की ग्राउंड, ठीक है। तो ये हमें सिंपली चेक करने में ये यूज़फुल है, और 100% ये काफ़ी अच्छी तरह से हमें यूज़फुल होता है कि वहाँ से शॉर्ट है या नहीं है वो भी पता लगाया जा सकता है। उसी तरह ये इस पिन का डेटा दिखाया गया है कि 21 23 25 किस तरह होती है, पर अब ये तो बंद हो चुका है, पर इसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि इस तरह का ग्राउंड होता है। अभी इसी तरह पावर का कनेक्शंस भी हो गए, वो अभी आगे आ रहा है। उसका जो इम्पोर्टेंट है उसका मैं एक लाइव वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जो आपको आगे मिलेगा। फर्मवेयर EEPROM रैम सेक्शंस हमारा सबसे बढ़िया, सबसे इम्पोर्टेंट PCB का पार्ट, इसके बिना नहीं चल सकता। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई भी गलती नहीं करने का है। इसका 100% इम्पोर्टेंट, 100% यूज़फुल ये पार्ट है। इस पर ही हमारी मेन काम है, ठीक है। बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क करता है, इसमें फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर रैम सेक्शंस, और ये मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूँ, जो हमारा ग्रे कलर का नीचे लाइटिंग होता है, ग्रे कलर किया होता है, वो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। वो हमें हमेशा रेगुलर यूज़ में लेने वाला है। ये उसी की निशानी है कि नीचे ग्रे कलर का दिया हुआ होता है। जो अगर लाइट ग्रे है तो वो इम्पोर्टेंट है, रेगुलर यूज़ में है, पर उसके डार्क ग्रे नीचे कलर किया हुआ है तो वो ज़्यादा है, यानी कि उसके बिना चल ही नहीं सकता। ये उसकी निशानी है, और इसमें डार्क ग्रे कलर ही हमने फिल किया है। तो देखते हैं वो क्या है। फर्मवेयर PCB को यूनिक होता है, यानी कि ये जो हार्ड डिस्क का रोम है उसी हार्ड डिस्क का रोम हमें चाहिए। दूसरी PCB हम चेंज कर सकते हैं, पर रोम तो यही होना चाहिए। जैसे कि आपने आगे के वीडियो बेस में देखा है, फिर भी बता देता हूँ कि इसके बिना डेटा रिकवर नहीं हो सकता। अगर किसी ने आपकी पूरी PCB सी रिप्लेस कर दी है तो वो डेटा रिकवरी केस को हमें अवॉइड कर देना चाहिए। और अगर हमें किसी को गलत रास्ते चढ़ाना है तो हमें उसकी PCB सिर्फ चेंज कर देंगे तो वो मर जाएगा, पर डेटा रिकवरी को करने की वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये रैम हर एक हार्ड डिस्क का ओरिजिनल ही होना चाहिए। सिर्फ आप किसी को प्रॉब्लम खड़ा करना चाहते हो हार्ड डिस्क में कि आपके पास केस आया और आपको ही करना है, वो केस रेडी है, तो आप उसकी PCB सिर्फ चेंज कर दोगे तो वो कितना भी मर जाएगा ना, उसको डेटा रिकवरी केस को 98% केस में उसे अवॉइड ही करना पड़ेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यह ट्रैक इन्फॉर्मेशन और ट्रैक कंट्रोल करता है। वो प्राप्य होना वही मॉडल PCB के साथ बदलना है जिसके अंदर फर्मवेयर होता है। हकीकत में HDRAM 3.5 वोल्ट सप्लाई पिन 1 और 2.5 पर ज़रूरत पड़ती है, और EEPROM 5 वोल्ट डिवाइस है। वो तो जो भी हो, बट हमें ये इसमें फर्मवेयर होता है, वो खास ध्यान में रखना है। कभी भी हमें PCB चेंज करे, मान लो कि कोई कंपोनेंट जला हुआ हो, पावर सेक्शन के वजह से पूरा हार्ड डिस्क की PCB जला हुआ हो, या कोई भी प्रॉब्लम शॉर्ट सर्किट हो, या हमें पता चले कि PCB में प्रॉब्लम है, तो पूरी PCB हमें दूसरी वही नंबर की डालनी है, और उसमें क्या कंपेयर करना है वो इसी वीडियो में आगे आ रहा है। मगर पूरी PCB चेंज करनी है, पर उसमें से ये जो कंपोनेंट है वो जो हमारी ओरिजिनल हार्ड डिस्क है जिसमें प्रॉब्लम है उसी का होना ज़रूरी है। आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसका ये आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा।